हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन 2 देख रहे थे अपन लोग अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस। तो यहाँ पे अपन जो है इंद्रिय स्थान जो है वो आज इससे स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने सूत्र स्थान के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए। उनके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर से जा करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है इंद्रिय स्थान का प्रथम अध्याय, वर्ण स्वर इंद्रियम अध्याय। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके जो इंद्रिय स्थान है उसके अंतर्गत जो अरिष्ट सूचक जो वर्णन है वो आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वर्ण स्वर इंद्रिय अध्याय के अंतर्गत अरिष्ट द्वारा आयु का ज्ञान तथा साध्य असाध्य का निर्णय यहाँ पे आपका इसका वर्णन देखने को मिलता है। अरिष्ट किसको बोलते हैं? तो अरिष्ट आपने पढ़ा भी होगा रोग निदान के अंतर्गत, ऐसे लक्षण जो मृत्यु सूचक होते हैं उनको क्या बोला गया है? अरिष्ट की संज्ञा दी है आचार्यों ने। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अगर रोगी है या फिर ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिसके पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो लक्षणों को ही अरिष्ट कहा जाता है। तो अरिष्ट द्वारा आयु का ज्ञान कैसे करते हैं, ठीक है, साध्य साध्यता का निर्धारण कैसे करते हैं, उसके विषय में यहाँ पे बताए गए हैं। साथ ही साथ इंद्रियों के विषय में बताए गए हैं। तो इंद्रियों के विषय में बताए गए हैं, इंद्रियां प्राणस्तस्य लिंगम इंद्रिया या इंद्रो अंतरात्मा तस्य लिंगम इंद्रिया मरिष्टम। ठीक है, तो ये जो है इंद्रियों के विषय में आपका डेफिनेशन दिया गया है कि जिसमें क्या है, जीवात्मा या प्राण या लिंग का बोध हो, बोधक जो है मृत्यु ही होती है। ठीक है, क्या होता है ये इंद्रिय जो है उसके विषय में बोला गया है, जीवात्मा या प्राण प्राण का क्या है, बोधक होता है तथा जिसकी मृत्यु हुई होती है वही क्या है, आपका इंद्रिय है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, फिर अरिष्ट के विषय में बात करें या अरिष्ट के विषय में बात करें तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो नियत अनियत टाइप का होगा। नियत किसको बोलेंगे? तो नियत के विषय में बोला गया है, नियत मरण व्यापकम नियत मरणख्यापकम लिंगम अरिष्टम, जिसके द्वारा निश्चित मरण का ज्ञान होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका नियत कहलाएगा। और जिसके द्वारा निश्चित मरण का ज्ञान नहीं होता वो अनियत कहलाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके अरिष्ट के दो प्रकार बताए गए हैं। फिर इंद्रिय स्थान का विषय बताया गया है। तो इंद्रिय स्थान का विषय क्या है? तो मृत्यु सूचक जो वर्ण हैं, ठीक है, कौन से ऐसे वर्ण जो आपको दिखाई देते हैं या कलर दिखाई देते हैं जो मृत्यु सूचक हैं, उसके विषय में बताया गया है। स्वर कौन से हैं, गंध कौन से हैं, रस कौन से हैं, स्पर्श आदि में अगर विकृति कौन से हैं, मतलब ऐसी विकृतियाँ जो वर्ण में, स्वर में, गंध में, स्पर्श में या रस में होती हैं, जिसके देखने पर, मतलब ऐसी विकृतियाँ जो आपके इन सभी चीज़ों में हो रही हैं, ऐसी विकृतियाँ जो इनमें दिखाई दे रही हैं जो मृत्यु सूचक होती हैं, उनका वर्णन इंद्रिय स्थान में किया गया है। ये यहाँ पे आपका बोला गया है। इंद्रिय स्थान का महत्व क्या है? तो जो आपका प्रोग्नोसिस है उसको जानना। ठीक है, महत्व क्या है इसका? जो प्रोग्नोसिस है डिसीज़ का, उसको जानना। फिर यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक कौन से होते हैं। तभी क्या होता है, एक नॉर्मल क्या है, तभी आप अब नॉर्मल को पहचान पाओगे। इसी प्रकार से प्राकृतिक तथा विकृति की जो परीक्षा है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है सबसे पहले पुरुष अनाश्रित भाव। ठीक है, तो पुरुष अनाश्रित भाव कौन से हैं? तो पुरुष अनाश्रित भाव के अंतर्गत आपका बताया गया है जो दूत विषयक होते हैं, मार्ग विषयक होते हैं। ठीक है, तो दूत विषयक तथा मार्ग विषयक होते हैं। इसके अलावा आप्तोदेश, अनुमान तथा युक्ति, ये सभी क्या है आपका पुरुष अनाश्रित भाव है। ठीक है, और पुरुष आश्रित भाव कौन से हैं? तो छाया, प्रभा, वर्ण, गंध, स्वर, रस, स्पर्श आदि, ये सभी क्या है, पुरुष क्या है, अनाश्रित भाव है। ठीक है, इनकी विकृति क्या है, आपका पुरुष अनाश्रित भाव के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो छाया, प्रभाव, वर्ण, स्वर, अब इसमें से MCQ बेस्ड क्वेश्चन अगर बनेगा तो सीधा पूछा जाएगा कि पुरुष आश्रित भाव में कौन सा आता है और पुरुष अनाश्रित भाव में कौन सा आता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है कि दूत विषयक, मार्ग विषयक, आप्तोदेश, अनुमान, युक्ति, ये सभी पुरुष अनाश्रित है। पुरुष आश्रित के अंतर्गत छाया, प्रभाव, वर्ण, स्वर, गंध, रस, स्पर्श, ये सभी आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर प्रकृति जो है वो कितने बताए गए हैं? तो प्रकृति की जो संख्या है वो 6 बताई गई है। कौन से हैं? तो जाति प्रसक्त, कुल प्रसक्त, देशानुपातनी, काल अनुपातनी, वयो अनुपातनी, प्रत्यात्म नियत। ठीक है, तो प्रत्यात्म नियत,
वयोनुपातनी, कालानुपातनी, देशानुपातनी, काल प्रसक्त और जाति प्रसक्त, ये जो है 6 प्रकृतियों का वर्णन यहाँ पे इस चैप्टर में किया गया है। फिर विकृति जो है वो 3 प्रकार के हैं, लक्षण निमित्त, लक्ष्य निमित्त और निमित्ता अनुरूप। ठीक है, तो लक्षण निमित्त, लक्ष्य निमित्त और निमित्ता अरूप, ये जो है विकृति के 3 प्रकार हैं। फिर वर्णाधिकार जो है, तो वर्णाधिकार के अंतर्गत सद्य मृत्यु होती है, तो वर्णाधिकार के अंतर्गत क्या है, सद्य मृत्यु बताया गया है। फिर प्राकृतिक जो वर्ण है वो 4 प्रकार के हैं, कौन सा, कृष्ण मतलब काला, श्याव मतलब सांवला, श्याव अवदात इसके अलावा अवदात। तो प्राकृतिक जो वर्ण है वो 4 प्रकार के हैं, कृष्ण, श्याव, श्याव अवदात और अवदात। विकृतिक जो वर्ण है वो 5 प्रकार के हैं। ठीक है, जो विकृत वर्ण है वो कौन सा, 5 प्रकार के हैं, नील हो गया, श्याव हो गया, ताम्र हो गया, इसके अलावा आपका हरित हो गया और नील शुक्ल हो गया। तो नील, श्याव, ताम्र, हरित और नील शुक्ल, ये जो है 5 प्रकार के आपके वैकृतिक वर्ण हैं। फिर जो आपका प्रअविकृति, यहाँ पे आपका बताया गया है जो वर्ण पहले न हो और बाद में उत्पन्न हो जाए उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रअविकृत बोलेंगे। इसके अलावा स्व अधिकार क्या होता है, सद्य मृत्युकर होता है। तो स्व अधिकार जो है, स्वर अधिकार जो होते हैं वो क्या होता है, सद्य मृत्युकर होते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर प्राकृतिक स्वर जो है वो कौन सा है, तो प्राकृतिक स्वर के अंतर्गत जैसे कि अगर व्यक्ति को किनकी स्वर सुनाई दे रही है तो प्राकृतिक स्वर है, जैसे हंस हो गया, कौच हो गया, ठीक है, नेमी हो गया, दुदुभी हो गया, कलविंग हो गया, काक हो गया, कपोत हो गया, या जर्ज जो स्वर सुनाई दे रही है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक स्वर है। वैकृतिक स्वर क्या है, तो एड़ का, कल हो गया, ग्रस्त हो गया, ठीक है, अव्यक्त हो गया, ये गदगद या छाम या दीन या नुकीर्ण जो स्वर सुनाई दे रही है, ठीक है, नुकीर्ण जो स्वर सुनाई दे रही है वो वैकृत स्वर के अंतर्गत आता है। अरिष्ट के विषय में बात करें तो प्रकृति का वैकृत होना तथा अनेक प्रकृति एक साथ होना, ये क्या है, अरिष्ट के अंतर्गत आता है। तो प्रकृति का वैकृत होना या अनेक प्रकृति का एक साथ होना, ये अरिष्ट के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ मुख पर आधे में वर्ण परिवर्तन तथा आधा चिकना, आधा रुक्ष, तिल, पीलू, व्यंग रेखा की सद्य उत्पत्ति, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ये क्या है, अरिष्ट के अंतर्गत बताया गया है कि मुख पर आधे में वर्ण परिवर्तन होना, आधा चिकना, आधा रुक्ष, इसके अलावा आपका कैसा होना, पीलू, व्यंग रेखाओं की उत्पत्ति, ये क्या है, इनकी सद्य उत्पत्ति, ये क्या है, अरिष्ट के अंतर्गत आता है। तथा नख अगर श्वेत हैं, फूले हुए हैं, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे दंत चून है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो भी अरिष्ट के अंतर्गत बताया गया है। ओष्ठ अगर नीला है तो वो भी क्या है, अरिष्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पासवर्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, नीला। ठीक है, ओष्ठ वाला जो नीला लिखा हुआ है ना, वही सेम आपको टाइप करना है, तो ये PDF आपका ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक जो वर्ण है, ये थोड़ा देखो अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा बेस्ड, आपको इसको थोड़ा रटना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, इंद्रिय स्थान उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, प्रमुख रूप से प्राकृतिक स्वर कौन से हैं, वैकृतिक स्वर कौन से हैं, प्राकृतिक वर्ण कौन से हैं, वैकृतिक वर्ण कौन से हैं, प्राकृतिक स्वर कौन से हैं, वैकृतिक स्वर कौन से हैं, ऐसे ही यहाँ पर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।